समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे और तब तो उपाध्यक्ष तो कई और थे। अरे भाई, अध्यक्ष भी रहना कांग्रेस के, जो कांग्रेस का अध्यक्ष रहेगा, पदेन अध्यक्ष रहेगा, वो उस ट्रस्ट का मेंबर रहेगा, ये उसका क्लॉज है नंबर। ऐसा है नहीं, ऐसा अध्यक्ष नहीं था हमारे यहाँ, पदेन अध्यक्ष वहां बाई नेम सोनिया गांधी थी, बाई नेम राहुल गांधी। चलिए चलिए, सुधांशु जी जो कह रहे हैं फिलहाल मान लीजिएगा, फिलहाल क्योंकि इनकी माननी पड़ेगी, ठीक है। वो इनकी बात नहीं, इनकी बात इसलिए सही है कि वहां वही व्यक्ति हमेशा जीवन पर्यंत अध्यक्ष रहना है, इसलिए पदेन अध्यक्ष लिख दो या सोनिया गांधी लिख दो, बात बराबर। अच्छा, आज सुधांशु जी अपने स्वभाव के मुताबिक नहीं बोल रहे हैं, बीच बीच में कूद रहे हैं जैसे कि इनके और राष्ट्रीय प्रवक्ता करते हैं, मेरे अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है। पर मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं रखना चाहता हूं। 8 साल से इनकी सरकार है, अमीश देवगन, सुनो, भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी के घर ना तो ईडी जाती है, ना सीबीआई जाती है, ना इनकम टैक्स की छापा पड़ता है। भाई, ये तमाम बीजेपी के नेता दूध के धुले हो गए, इन्होंने 2 रुपए का कोई घोटाला नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, बड़ी मजेदार बात यह है कि सुधांशु त्रिवेदी जी यहां ये कहना चाहते हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी और इस परिवार ने घोटाला किया। भाई, राहुल गांधी को 5 दिन लगातार ईडी ने इंट्रोगेट किया, इन्वेस्टिगेशन किया, अगर उनका दोष है तो जेल भेज दो। नरेंद्र मोदी को 10 साल इन्वेस्टिगेट किया मैं था, कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे अमीश देवगन कह रहा हूं, आप बहुत बड़े पत्रकार, आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, मैं कहता हूं अगर आपको लगता है कि इसमें घोटाला हुआ है, पीएमएलए के तहत उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते? आप रोज बुलाते हैं, राहुल गांधी रोज जाते हैं, आप सोनिया गांधी को बुलाते हैं, वो पहुंचती हैं। सुधांशु जवाब, ऑडियंस का भी सवाल आ रहा है। एक सेकंड अमीश, 5 सेकंड। सोनिया गांधी जी की उम्र लगभग 80 साल है, भारतीय संस्कृति का तो ख्याल रखते। अरे, सोनिया गांधी कहां भागी जा रही थी? दूसरी बात, मैं बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन सोनिया गांधी आपको भी लगता है ईडी को सोनिया जी के यहां जाना चाहिए था? नहीं, ईडी को सोनिया गांधी के यहां जा सकती थी। ईडी 4 पुलिस के अधिकारी भेज के, 4 अपने ऑफिसर भेज के इन्वेस्टिगेशन हो सकता था, लेकिन सोनिया गांधी एजेंसी को जाना चाहिए। सोनिया गांधी की तौहीन करना इनका मोटिव है। इनका मोटिव ईडी का घोटाला खोलना नहीं हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई भी व्यक्ति जो किसी आरोप में न्यायालय के द्वारा आरोपित होकर न्यायालय के द्वारा बेल पे हो, तो उसका जलवाए जलाल इतना होना चाहिए कि ईडी उसके दरवाजे पे जाके सिजदा करते हुए कहे, क्या ये विशेषाधिकार सबको प्रदत्त होगा या केवल एक, जैसे तिलक जी ने कहा था ना, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वह परिवार जो कहता राज्य करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सिर्फ उसी को होना चाहिए। यही लोकतंत्र है। सुधांशु जी, वो परिवार 8 साल से सत्ता से बाहर है। आप राहुल गांधी को रोज आप रोज बुलाते हैं उनको, जबरदस्ती तानाशाही करके वापस आ जाए सत्ता में, वैसा तो नहीं हो सकता। और इंपॉर्टेंट चीज है, इन्हीं के आचार्य जी के साथ साथ यशवंत सिन्हा जी ने कहा है कि यह गलत हुआ है, आप ईडी के ऑफिसर्स बोल के अधिकारियों को भेजकर उनके वहां पर घर पर भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। यशवंत सिन्हा जी वो आपके लिए वोट भी डालने आई थी, मत पेटी भी उनके घर ही भिजवा दिया करो कि भैया वहीं वोट भी आप वहीं डाल लो, सारी चीजें। ये विशेषाधिकार और ये जो एलिटिज्म की राजनीति है, ये खत्म होनी चाहिए। और एक एलिटिज्म की राजनीति का बड़ा एग्जांपल, एक कांग्रेस के बड़े नेता है गुजरात के, कांग्रेस के बड़े नेता हैं गुजरात के, 2024 की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है, गुजरात के चुनाव की भी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने क्या कहा है मैं आपको सुनाना चाहता हूं, एक बाइट के जरिए सुनिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता क्या कह रहे हैं। લંકાની ચોટ ઉપર આ દેશના પ્રધાનમંત્રી એમ કહેતા હતા કે આ હિન્દુસ્તાનની તિજોરી ઉપર સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો ये जनाब कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने तो मुसलमानों को पहला हक दिया था और अब कांग्रेस गर्त में पहुंच गई है, लेकिन अभी भी हम उस बात के साथ खड़े हैं। गुजरात के चुनाव में भी हम इसी बात को दोहरा के कहते हैं। एक बात बताइए आचार्य जी, वो खुद कह रहे हैं हम गलत पे पहुंच गए हैं, लेकिन इसी बात को दोहराते हैं क्योंकि मुसलमान अगर हमें वोट नहीं देगा तो हम जीतेंगे कैसे। उत्तर प्रदेश में इसकी वानगी देख चुके हैं आप लोग। मैं उनकी बाइट पर मैं इस बात के लिए जवाब देने के लिए जो अधिकृत हैं वो जयराम रमेश जी हैं, ये उनको आप पूछिए। अच्छा, इनको अब नेता मान रहे हैं नहीं मान रहे? तो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष है। नहीं, गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं तो ये गुजरात कांग्रेस के नेता हैं। मेरे नेता थोड़ी हो सकते हैं, मेरे नेता प्रियंका गांधी है। आपकी नेता प्रियंका गांधी है, तो जब तक प्रियंका जी कुछ नहीं बोलेंगे आप कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ के नेता राहुल गांधी जी हो सकते हैं, कुछ के नेता सोनिया जी हो सकती हैं। तो ये काफी मतलब कांग्रेस के अंदर भी मतलब एक पेड़ से कई सारी धाराएं जा रही हैं, तो हर धारा अपने लिए जिम्मेदार है, पेड़ किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात है। हम सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं जी। हमारे यहाँ स्वेच्छा से, अरे आचार्य जी, कांग्रेस के अकेले साधु हैं आप। अरे स्वेच्छा से कहां आपको कुछ मिल गया अभी तक? सुनिए
हमारे को अधिकार प्राप्त है जो हमारी सनातन संस्कृति ने दिया है। ये हम सनातन भगवान- संस्कृति सुनिए, ठाकुर साहब कौन सी निभा रहे हैं? अरे सुनो ना, हम भगवान शिव को भगवान माने, हम भगवान राम को भगवान माने, हम कृष्ण को भगवान माने, हम पीपल को भगवान माने, हम सांप को भगवान माने, हम गाय को भगवान माने, हम गंगा को भगवान माने, हम किसी को भी मान सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब राजपाल नेता भाटी की मानना टर्न है। मनुष्य की व्यक्तिगत लेकिन अधिकारों की बात है। भगवान है सारे उसी परिवार में, किसी को भी मान लो, भाई को, बहन को, माता जी को, परिवार में मैंने उसी में ऐसा है नहीं सारे। कहा। ठीक है, इन्होंने ही कहा। अच्छा, अब मैंने ये मैं नहीं- विषय मेरी पे बात को आता हूं, गलत विषय ढंग पर से आता हूं। पेश ना करो। क्या आपको लगता है ये जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ जिसमें आपके भी कैंडिडेट थे यशवंत सिन्हा, उनकी एक बहुत बड़ी हार हुई है और द्रौपदी मुर्मू की बहुत बड़ी जीत हुई है, लेकिन ये एक मैसेज 2024 के लिए भी है। बीजेपी एक अंडरलाइन देने की कोशिश करी और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, टीएमसी कह रही है कि हम वोट ही नहीं करेंगे, तो विपक्षी एकता को तो झटका लग गया है बहुत बड़ा। नहीं, एक तो उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भूल जाइए विपक्षी एकता, ये मोदी रहेगा 2024 तक। भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ और 1950 से अब तक जितने राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं, अगर आपने सबका अध्ययन किया होता तो आप इन शब्दों पर इतना जोर न देते कि बहुत बड़ी हार हुई है और बहुत बड़ी जीत हुई है। एक दो चुनाव को छोड़कर लगभग सभी चुनाव में यही प्रतिशत रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरे चुनाव में 99.56% वोट मिला था और कई प्रत्याशियों को, किसी को 98%, 95%, 85%। तो ये तो चुनाव का प्रचलन है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस समय सत्ता में है, उनकी प्रत्याशी थी, निश्चित था उनका जीतना, लेकिन चुनाव लड़ना भी जरूरी था लोकतंत्र की रक्षा के लिए। हम लोगों ने हिम्मत दिखाई, एक परंपरा का पालन किया, बिना चुनाव के, बिना प्रत्याशी खड़े किए तो राष्ट्रपति बन जाते तो देश के लोकतंत्र का अपमान होता। तो हम ईमानदारी के साथ, मुद्दों के साथ और विचार के साथ चुनाव में हमने प्रत्याशी उतारा, जीत गए। वो जितनी वोट से जीते ठीक है, आपको बधाई। इसमें तो कोई और अजीब क्या बात नहीं आपको है। लगता है बीजेपी रियल मुद्दों से भाग रही है तभी ईडी की आड़ में आ रही है, जैसे कांग्रेस आरोप लगा रही है? देखिए अमीश जी, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि मुझे ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कोई गड़बड़ी की है, नहीं की है, वो अब दोषी हैं या नहीं है। लेकिन इतना मैं आपको भी दावे के शक है, साथ, यानी शक आपको भी है? इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ईडी और इनकम टैक्स की कोई साख छोड़ी नहीं है, कोई विश्वसनीयता बची नहीं अब है। क्या जिस कहना तरह क्या चाह इनका रहे हैं? दुरुपयोग किया जाता कहना है। क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अजीत पवार जो महाराष्ट्र में थे, शरद पवार जी के भतीजे, उनके खिलाफ कई मुकदमे थे, उन्हें रातों रात इन्होंने शपथ नहीं, दिलवा वो दी। गलत था, इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मैं उस पूरी खबर को मैंने देखा है। ऐसा कुछ नहीं था, क्लैरिफिकेशन ईडी के ऑफिस से भी आया था, सीबीआई कहां से भी आया था। शायद मेरा वाक्य जी। पूरा हो जाता, तब हाँ, आप नहीं, खंडन बिल्कुल, करते तो ज्यादा अच्छा रहता। जी जी जी। उनके मुकदमे वापस लिए गए जब वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आ गए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु थे, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए। जब वो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए, उनके मुकदमे वापस ले लिए गए। और ऐसे 50 सैकड़ों उदाहरण हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोल देता है, उसके घर न ईडी जाती है, न इनकम टैक्स जाता है, न सीबीआई जाती है, न पुलिस जाती है, न न्यायालय के नोटिस अच्छा, आते एक बात हैं। बताइए भाटी साहब, ये लोकतंत्र का भाटी मजाक साहब, बना के रख भाटी दिया साहब, भारतीय जनता पार्टी ने। आपने बोला जो बीजेपी के खिलाफ बोल देता है उसके पास ईडी भी चली जाती है, इनकम टैक्स भी चले जाता है, सीबीआई भी चली जाती है। अखिलेश जी को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, बहुत समय से जानता हूं, लगातार वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, शायद अभी तक कोई नहीं गया। आप लगातार 8 वर्षों से लगातार बीजेपी की को लॉजिकली क्रिटिसाइज करते हैं, नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज करते हैं, बेसिकली योगी को क्रिटिसाइज करते हैं। आपके यहाँ तो ईडी, सीबीआई, आईटी कोई आया अभी तक? अगर कोई चोर पकड़ के कोर्ट में लाया जाए और जज उससे कहे कि तू तो चोर है, तैने तो बहुत चोरी करी है, और चोर कहे कि जज साहब मैंने आपके घर में तो चोरी नहीं की, चोर आप कौन है मुझे चोर क्यों कह रहे हो? तो ये कोई तर्क हुआ? नहीं, चोर कौन है? भाई मेरे खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई, मेरे नेता के खिलाफ नहीं हुई, तो इसका मतलब ये दूध के धुले हो गए। अखिलेश यादव जी के दिनों आपने बोला जो खिलाफ बोलता है, मैंने तर्क दिया, देखिए, अखिलेश जी भी खिलाफ बोलते हैं। अखिलेश जी की ये कोई कमी पकड़ नहीं पा रहे, उनके तो आगरा तो लखनऊ मतलब एक्सप्रेस कमी वे की है, जांच कराई। मतलब कमी है। आपने भी कमाल का भिगोया, अब ये तो कमाल का मारा आपने, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैंने आपने कांग्रेस बोला की सफाई कमी नहीं है। दी। ओके, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं? सुधांशु, देखिए, पब्लिक के पास आ रहा हूं। आपने कहा कि कोई बोल दे तो क्या वो हो जाएगा। उदाहरण देना चाहता हूं, 2019 में कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा था कि देशद्रोह का कानून हम समाप्त कर देंगे, बहुत खराब कानून है। पर आपको पता है 2019 के बाद देशद्रोह का कानून सबसे पहले किसने प्रयोग किया? वही महोदय जो कल सोनिया जी के पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अशोक गहलोत। किसके खिलाफ प्रयोग किया? किसी आपराधिक खिलाफ नहीं, एमएलएस के खिलाफ। किन एमएलएस के खिलाफ? अपनी पार्टी के एमएलए और मंत्री के खिलाफ, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। और हम अगर विद्वेष की भाव रखते तो ये बताइए, जिसने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, तो किसी ने मौत की कामना की, तो
पता नहीं हिटलर की मौत, कुत्ते की मौत, क्या क्या बोला गया। किसी के घर कभी पुलिस गई? आर पार में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बाइट ऑफ द वीक आपको मैं दिखाऊंगा आजम खान ने ऐसा क्या बोल दिया कि लोग हंस भी पड़े लेकिन लोग कंफ्यूज भी हो गए। आज आपको मैं वो भी सुनाऊंगा एक छोटे से अंतराल के बाद इस बड़ी पॉलिटिकल चर्चा में।